हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत आज हम लोग एनआरएचएम यानी कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, क्या क्या इनके उद्देश्य होते हैं, एनआरएचएम के लिए कौन कौन सी पात्रताएं होनी चाहिए, एनआरएचएम के कौन कौन से घटक होते हैं। कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको हिंदी प्लस इंग्लिश में समझने को मिलेगा। इस वीडियो को यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है, चैनल को एक बार एनालाइज जरूर करें। यदि मेरे द्वारा बनाए गए कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन 12 अप्रैल 2005 टू प्रोवाइड एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर टू द रूरल पॉपुलेशंस। ठीक है, क्या कहना चाहता है, याद रखिएगा। ग्रामीण आबादी को सुलभ का मतलब क्या, आसानी से मिलने वाला, ठीक, सस्ती हो और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल हो। यानी कि हमें ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं उनको हम ऐसा हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगे जो सुलभ हो, यानी कि आसानी से मिलने वाली हो, सस्ती हो और कैसी हो, उच्च गुणवत्ता वाली हो। ठीक है, तो ये तो उसका हो गया उद्देश्य। स्थापना कब हुई थी, याद रखिएगा 12 अप्रैल 2005 को प्रधानमंत्री के द्वारा एनआरएचएम की स्थापना की गई। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य ये था कि जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनको हेल्थ केयर, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, आसानी से मिल सके, अच्छी हो, सुलभ हो, ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाली हो। राइट, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव्स की, क्या क्या इनके उद्देश्य हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट, यानी कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, इन दोनों को ही हमें कम करना है। ठीक, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रिवेंट एंड कंट्रोल कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, यानी कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ हैं, जो बीमारियां हैं, इनको हमें रोकथाम करनी है, इनकी कैसे इनको हम नियंत्रण करेंगे। ठीक, ये चीज़ है। अगला क्या हमारा अपग्रेड आयुष टू प्रमोट अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। ठीक है, एक अच्छे जीवन शैली को प्रमोट करने के लिए हमें आयुष को अपडेट करते रहना है। ठीक, नेक्स्ट क्या हमारा टू डिक्रीज डिजीज एंड इंजरी रिलेटेड मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, यानी कि किसी भी बीमारी या दुर्घटना से संबंधित जो भी मॉर्टेलिटी है या मॉर्बिडिटी है उसको हमें कम करना है। राइट, चलिए देख लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी, क्या की पात्रताएं होनी चाहिए। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन फोकसेस ऑन पुअर प्रेग्नेंट वुमेन इन रूरल एरियाज। याद रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जो गर्भवती महिलाएं, ऐसी गर्भवती महिलाएं जो गरीब हैं, उन पर ये फोकस करती है। और साथ में ऐसे स्टेट जो लो परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं उन पर फोकस करेगी। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाते हैं हमारे एनआरएचएम में। देखिए यहाँ पे एक टर्म आया है लो परफॉर्मिंग स्टेट्स। लो परफॉर्मिंग स्टेट्स क्या होते हैं, ऐसे स्टेट्स जहाँ पर डिलीवरी कायदे में, जहाँ हॉस्पिटल में होनी चाहिए वहाँ हॉस्पिटल में नहीं हो पा रही है। ठीक, उसके कुछ भी कारण हो सकते हैं। पहला कारण वहाँ पे एक अच्छी हेल्थ सर्विसेज ना मिल पाना, दूसरी महिलाओं में जागरूकता की कमी। ठीक, तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिनके कारण हॉस्पिटल्स में बेबी की डिलीवरी महिलाएं जो है नहीं करवा पाती हैं। ठीक, तो ऐसे जो स्टेट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे लो परफॉर्मिंग स्टेट्स कहलाते हैं। राइट, चलिए अब हम देखेंगे कि लो परफॉर्मिंग स्टेट्स हमारे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, लो परफॉर्मिंग स्टेट्स से मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है। ऐसे राज्य जो बेबी की डिलीवरी हॉस्पिटल में नहीं करवाते हैं, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। एक आपका फैक्टर ये हो सकता है कि महिलाएं जो हैं उसके प्रति जागरूक नहीं हैं। दूसरा, या तो हॉस्पिटल में मिलने वाले, सरकारी हॉस्पिटल में मिलने वाले जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो अच्छी तरीके से नहीं मिल पा रही हैं, बेटर सर्विसेज नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे जो स्टेट्स हैं वो क्या होंगे, हमारे लो परफॉर्मिंग स्टेट्स होंगे। और याद रखिएगा, ऐसे स्टेट्स में मदर और बेबी की जो मॉर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी रेट होती है वो काफ़ी हाई होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से स्टेट हैं। याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे एक ट्रिक अपनाई है, यूपी एमपी बजाओ। क्या है ट्रिक, यूपी एमपी बजाओ। तो यू से क्या हो जाएगा, हमारा उत्तराखंड हो जाएगा, यूपी
से उत्तर प्रदेश, एमपी से मध्य प्रदेश, बी से हमारा बिहार हो जाएगा, जे से हमारा जम्मू कश्मीर हो जाएगा और जे से हमारा झारखंड हो जाएगा, ए से हमारा आसाम हो जाएगा और ओ से हमारा उड़ीसा हो जाएगा, राइट। चलिए अब हम देखेंगे एनआरएचएम के घटक। तो सबसे पहला हमारा कंपोनेंट है आशा, ठीक है। आशा का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है। ये कौन होते हैं? याद रखिएगा, ये वॉलंटियर्स होते हैं हु एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन द हेल्थ सेंटर एंड कम्युनिटी, ठीक है। तो ये एक ब्रिज की तरह काम करते हैं, किन के बीच में? याद रखिएगा, स्वास्थ्य केंद्र और समुदाय, ठीक है। तो स्वास्थ्य केंद्र और समुदाय के बीच में ये एक कड़ी की तरह कार्य करती है हमारी आशा, राइट। चलिए, आशा वर्कर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीज इन आउट पेशेंट सर्विसेज, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज एंड इन पेशेंट केयर। एक अगर हम आशा की बात करते हैं तो आशा के क्या क्या कार्य होते हैं? तो सबसे पहला क्या हमारा बाह्य रोगी सेवाएं, जिसको हम ओपीडी कहते हैं, ठीक है, उसको ये हेल्प करती है ओपीडी में, ठीक। नैदानिक सुविधाएं, यानी कि रोगी की जो बीमारी होती है उसकी जांच कराने में मदद करती है, ठीक है। हॉस्पिटल में ले जाकर डिलीवरी करवाती है, ठीक है। और क्या है? रोगी की देखभाल में हेल्प करती है। तो ये जो है हमारे आशा के कुछ फंक्शंस होते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है ब्लिज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी, ठीक। तो इट एक्ट एज ए सब कमिटी एट ग्राम पंचायत। याद रखिएगा, ग्राम पंचायत पर ये उप समिति के रूप में कार्य करती है। देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट अवेयरनेस। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? क्रिएट अवेयरनेस। क्रिएट अवेयरनेस का मतलब क्या है? जागरूकता बढ़ाना या जागरूकता का निर्माण करना, ठीक। सर्वे द न्यूट्रिशनल स्टेटस, यानी कि जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है, ठीक है, पोषण की स्थिति, पोषण की कमी, ठीक, इनका सर्वेक्षण करना, इनका सर्वे करना, ठीक। अगला क्या हमारा? सुपरवाइज फंक्शनिंग ऑफ द आंगनवाड़ी सेंटर, यानी कि आंगनवाड़ी सेंटर के कामकाज की हमें निगरानी भी करती है। ये कौन? हमारे ब्लिज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी, क्लियर है। चलिए अगला हमारा कंपोनेंट है रोगी कल्याण समिति, जिसको हम पेशेंट वेलफेयर कमेटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है, इट इज़ आल्सो नोन एज द पेशेंट वेलफेयर कमेटी या हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमेटी। याद रखिएगा, रोगी कल्याण समिति को हम किन दो नामों से जानते हैं? या तो इसको हम पेशेंट वेलफेयर कमेटी कह लें या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमेटी कह लें, क्लियर है। चलिए अगला हमारा पॉइंट है आरकेएस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2005, ठीक है। यानी कि रोगी कल्याण समिति को कब पेश किया गया था? 2005 में किया गया था, राइट। चलिए अगला हमारा पॉइंट है रोगी कल्याण समिति इज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी। ये क्या है? याद रखिएगा, एक पंजीकृत सोसाइटी होती है, ठीक है। एक्ट एज ए ग्रुप ऑफ ट्रस्टीज, जो कि ट्रस्टी के समूह के रूप में कार्य करती है और उसका काम क्या होता है? ये हॉस्पिटल के प्रबंधन में हेल्प करती है, उसको मैनेज करती है, क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रोगी कल्याण समिति, यानी कि रोगी कल्याण समिति जो है किन चीज़ों से, किन संरचनाओं से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहला हमारा होता है, इसका जो मेन हेड होता है उसको हम चेयरपर्सन कहते हैं, और चेयरपर्सन में कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि जिला मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है, जिसको शॉर्ट में लोग डीएम कहते हैं, ठीक है। दूसरा सदस्य क्या होगा हमारा? मेंबर सेक्रेटरी, ठीक है। तो मेंबर सेक्रेटरी कौन होगा? उस हॉस्पिटल का मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, ठीक है, यानी कि चिकित्सा अधीक्षक उसका मेंबर सेक्रेटरी होगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं मेंबर्स की, कौन कौन से इसमें सदस्य आ जाते हैं, तो इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स फ्रॉम लोकल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है, एनजीओज, लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड ऑफिशियल फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। तो कौन कौन से सदस्य आते हैं? स्थानीय पंचायती राज संस्थानों के सदस्य, ठीक, गैर सरकारी संगठन यानी कि जिसको हम एनजीओ कहते हैं, उनके सदस्य आ जाते हैं, स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधि जैसे हमारे एमएलए और एमपी, ठीक, सरकारी क्षेत्र के अधिकारी, ठीक, ये सारे जो हैं क्या हैं? हमारे मेंबर्स होते हैं। चलिए अब हम देखेंगे फंक्शंस क्या होते हैं आरकेएस के, रोगी कल्याण समिति के क्या क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहले क्या? आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पेशेंट इन सीएससी या पीएससी, ठीक है, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक रोगी को कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है, तो उनकी ये पहचान करता है, ठीक। अगला क्या है? एक्वायरिंग इक्विपमेंट, फर्नीचर, एम्बुलेंस फॉर द हॉस्पिटल, ठीक है। क्या कहना चाहता है? अस्पताल के लिए उपकरण, फर्नीचर, एम्बुलेंस प्राप्त करना, ठीक, ये इसका एक फंक्शन होता है,
नेक्स्ट क्या हमारा, इम्प्रूविंग बोर्डिंग या लॉजिंग अरेंजमेंट फॉर द पेशेंट एंड देयर अटेंडेंस, ठीक है, रोगियों और उनके साथ वाले जो होते हैं उनके लिए भोजन और आवास की व्यवस्था करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप अरेंजमेंट विद द प्राइवेट सेक्टर फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ सपोर्ट सर्विसेज सच एज क्लीनिंग सर्विसेज, लॉन्ड्री सर्विसेज, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज एंड एम्बुलेटरी सर्विसेज एटसेट्रा, ठीक है। कहना क्या चाहता है, देखिए बहुत से ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं जो क्या करते हैं, अपने हॉस्पिटल में अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के साथ में पार्टनरशिप कर लेते हैं, ठीक। क्यों कर लेते हैं, इसीलिए करते हैं ताकि उनको एक, हमारे जो पेशेंट हैं उनको एक अच्छी सर्विसेज मिल सके, जैसे क्लीनिंग सर्विसेज हो गई, ठीक, लॉन्ड्री सर्विसेज यानी कि जो कपड़े वपड़े होते हैं, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़, ठीक है, एम्बुलेशन से है यहाँ पे, ठीक, एम्बुलेटरी सर्विसेज हो गई। तो बेटर सर्विसेज के लिए सरकारी अस्पताल क्या करते हैं, ये प्राइवेट जो सेक्टर्स होते हैं उनके साथ में पार्टनरशिप स्थापित कर लेते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इनकरेजिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द मेंटेनेंस एंड अपकीप ऑफ द हॉस्पिटल, ठीक है, अस्पताल के रख रखाव में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना। अगला हमारा कंपोनेंट है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ JSSK इज टू प्रमोट यूनिवर्सल हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम यानी कि जिसको हम शॉर्ट में JSSK कहते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, इट प्रोवाइड्स फ्री ट्रांसपोर्ट, ड्रग्स, डायग्नोस्टिक्स, टूल्स, ब्लड, डाइट टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड सिक न्यूबॉर्न इन पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन, ठीक है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में यानी कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक, वहाँ पे गर्भवती महिलाओं, बीमार नवजात शिशुओं को मुफ्त परिवहन, ठीक है, यानी कि फ्री में उनको एम्बुलेंस प्रोवाइड करती है, दवा देती है, ठीक है, डायग्नोसिस में हेल्प करती है, डिवाइसेस उपकरण हो गए कुछ, ठीक है, ब्लड, न्यूट्रिशन आदि जो है प्रदान करता है। चलिए अगला हमारा कंपोनेंट है यूनाइटेड ग्रांट्स टू सब सेंटर, यानी कि सब सेंटर को दिया जाने वाला अनुदान, ठीक है। बात करते हैं हम लोग ग्रांट्स टू सब सेंटर है बेटर इक्विप्ड ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ्स विद स्टेथोस्कोप, ब्लड प्रेशर मेजरिंग इक्विपमेंट एंड वेइंग मशीन एटसेट्रा, ठीक है। यहाँ पे मिशन लिखा हुआ है, गलत है, मशीन होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या कहना चाहता है, सब सेंटर में हम लोग क्या है अनुदान देते हैं, ठीक है, यानी कि पैसा देते हैं। अब वो पैसा किस काम में आता है, क्योंकि हम जानते हैं एक जो हमारे सब सेंटर होते हैं, ठीक है, उसमें कौन होते हैं, ANM होती हैं। तो हमें ANM को लैस करना है। किन किन चीज़ों से आप लैस करोगे, उनके पास स्टेथोस्कोप होना चाहिए, ठीक है, ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन होनी चाहिए, ठीक है, वजन नापने वाली मशीन होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को हमें उससे लैस करना है, किसको, ANM को। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ANM नाउ हैव द एबिलिटी टू अंडरटेक एंटीनेटल केयर एंड अदर रिलेटेड हेल्थ केयर सर्विसेज। अब देखिए सारी चीज़ें हमने उसको दे दी हैं, ठीक। तो अब क्या है, अब उसके पास प्रसव पूर्व देखभाल जिसको हमने एंटीनेटल केयर किया है और अन्य संबंधित स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं लेने की अब उसके पास योग्यता हो गई है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने उसके पास दे दी हैं। तो अब वो सक्षम हो गई है कि अब वो आसानी से एंटीनेटल केयर कर सकती है या कोई अदर रिलेटेड हेल्थ केयर है वो प्रोवाइड कर सकती है। क्लियर है। आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो उसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल से रिलेटेड या आपका कोई टॉपिक है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मुझे उसका आंसर देने में खुशी मिलेगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।